अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बच्चे, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर हमें किस चीज की मैकेनिज्म पढ़नी है, तो इस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो चैप्टर है यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी की हर एक सेल तक हम ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इस मैकेनिज्म के बारे में बात करना है जो हमारे बॉडी की हर एक सेल तक क्या करे, ऑक्सीजन डिलीवर करा दे। और हमारी सेल ने रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 बनाया है उस CO2 को कैसे वहां से उठा के बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जा सके। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसी प्रोसेस की मैकेनिज्म देखनी है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जाएंगे और फिर बॉडी की हर एक सेल तक वो ऑक्सीजन डिलीवर करा सके। और हमारी बॉडी की हर एक सेल ने रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 प्रोड्यूस किया है उनसे कलेक्ट करके उस CO2 को कैसे हम अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर दें। दिस इज सिंपली कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेल करना, एक्सहेल करना। और इसके दौरान क्या होगा सर, गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब क्या, ये देखिए यहाँ पर सेल से ब्लड में, ब्लड से ऑक्सीजन सेल में, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। और यही हमें देखना है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो इस एक्सचेंज के लिए, इस ब्रीदिंग के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर पहले हमारे जो पूरे एनिमल किंगडम है, अलग अलग एनिमल के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम अपने ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज लंग, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चे, हमारे जो ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिडेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, इन सब के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज की जो मैकेनिज्म है वो उनके जनरल बॉडी सरफेस है उनकी। और ये जो भी ऑर्गेनिज्म है बच्चे जो कि जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू अपना एक्सचेंज करा रहे हैं, वो कैसे कराएंगे सर, इट इज प्योरली बाय डिफ्यूजन। ठीक है सर, CO2 इनके सेल के अंदर ज्यादा होगी तो बाहर निकल लेगी। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होगी, सराउंडिंग ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गई। ठीक, वही अगर हम बात करें अपने फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जैसे कि प्रॉन की बात करें, टेडपोल लार्वा की बात करें, तो इनके अंदर ये जो गैसेस एक्सचेंज है इट इज अकरिंग थ्रू गिल्स। ठीक है, ये गिल्स के थ्रू हो रहा है सर। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेडपोल लार्वा के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस स्ट्रक्चर से हो रहा है, तो गिल्स आंसर हो गया आपका। वही अगर हम बात करें अर्थवर्म की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो इनके अंदर ये जो एक्सचेंज है गैसेस का वो इनकी स्किन से हो रहा है। ठीक है, थ्रू देयर स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल जो है इनकी स्किन, उसके थ्रू हो रहा है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, उस स्किन के थ्रू क्या हो रहा है सर, डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। वहीं अगर हम बात करें अपने रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स की बात करें और फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग की बात करें, तो इनके अंदर ये जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है इट इज लंग। यानी हम देख रहे हैं सर हमारे जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर उनकी स्किन से भी एक्सचेंज हो रहा है और उनके अंदर लंग भी है, उससे भी एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो फ्रॉग जो हमारे, इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज बकल कैविटी। यानी हमारी ये फ्रॉग स्किन के थ्रू भी कर रहे हैं, लंग भी है इनका और बकल कैविटी, ये तीनों ही इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हो गए। इस पे कुछ क्वेश्चन ही बनते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे आपसे। दूसरा, हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स मैंने कॉकरोच लिखा है, क्योंकि कॉकरोच हमारी NCERT अलग से पढ़ाती है और कॉकरोच से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपसे इंसेक्ट बोला जाए या फिर कॉकरोच बोल दिया जाए तो कहोगे कि ट्रैकियल ट्यूब नेटवर्क क्या है इनके पास, इनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है दैट इज ट्रैकियल ट्यूब नेटवर्क। वही हम बात करें स्पाइडर और स्कॉर्पियन की बात करें तो इनके अंदर बुक लंग पाया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। यानी हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर जो दिखा बच्चे कि जो हमारे फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर उनकी स्किन से, बकल कैविटी से और लंग, तीनों से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब आपका फ्रॉग, ये फ्रॉग जब हाइबरनेशन की कंडीशन में हाइबरनेट कर रहा है, तो हाइबरनेशन के दौरान ये कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो कहेंगे सर थ्रू स्किन, क्योंकि जब हाइबरनेट कर रहा है वो, तो उनकी जो स्किन है उस स्किन से क्या होगा सर, उस स्किन से उसके अंदर का जो एलिवेटेड CO2 है वो बाहर निकल लेगा और सराउंडिंग का जो ऑक्सीजन है वहीं से वो एंटर करेगा सर। तो वो स्किन से कर रहे हैं सर ड्यूरिंग हाइबरनेशन। और जब हम लैंड की बात करेंगे, जब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, जब लैंड पर है, तब वो कैसे करेंगे, तो लंग, स्किन, बकल कैविटी तीनों का यूज कर रहे हैं वो। और लैंड और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में लंग से 56%, स्किन से 36% और रेस्ट बकल कैविटी के थ्रू वो कर रहे हैं एक्सचेंज। ठीक है, ये हमें परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारे जो फ्रॉग है बच्चे, ये स्किन के थ्रू कब कब कर रहा है एक्सचेंज गैसेस का, तो कहेंगे सर स्किन के थ्रू हमेशा करेगा, ऑलवेज थ्रू स्किन, ऑलवेज थ्रू स्किन।
ठीक है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे हो, चाहे वो हाइबरनेटिंग कंडीशन में हो, तो वो हर एक जगह पर स्किन तो यूज कर ही रहा है, उसके अलावा क्या क्या और आगे स्ट्रक्चर वो अलग बात है। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर एक्सचेंज जो है वो स्किन से क्या हो रहा है, हर जगह पर मिलेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, सर ये जो हमारे अर्थवर्म है, अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म अपने मॉइस्ट क्यूटिकल जो है उससे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं गैसेस का। ये फ्रॉग भी कर पा रहा है, क्या ह्यूमन भी कर सकते हैं क्या ये काम? तो सर ह्यूमन ये काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, हमारी ह्यूमन की स्किन क्या है, ड्राई है। सर यहाँ पर अगर इसको चीज को समझा जाए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें एक्सचेंज हो पाए, वो मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस एक्सचेंज हो पाए उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है बच्चे, और जो मेम्ब्रेन उस क्राइटेरिया को फॉलो कर देगा उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की क्राइटेरिया पढ़ेंगे बच्चे, तो वहां पर हम देखेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते स्किन के थ्रू एक्सचेंज गैसेस का। ठीक है, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो हम सबसे पहले अपने ह्यूमन के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग के बारे में बात करेंगे और पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको कैसे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कैसे फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमारी एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है। हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज लंग। और इस लंग तक एयर पहुंचाने से पहले हमें ये जो एनवायरमेंटल एयर है वो कुछ ट्रैक से पास करनी पड़ेगी, जो कि ट्रैक इस एयर को एनवायरमेंट से उठाकर कहां तक पहुंचाएंगे, लंग्स तक पहुंचाएंगे। और ये जो हमारा ट्रैक है जो कि इस एयर को एनवायरमेंट से लेकर लंग तक पहुंचाएगा, दैट ट्रैक इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो हमारे ये नोज से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नोज की जो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेयर जिसको हम बोलते हैं, यही एक्सटर्नल लेयर से ही हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। और ये नोज से होकर कहाँ जाएगा फिर ये सर, ये नोज से होकर जाकर खुलेगा फेरिंग्स के अंदर, और फेरिंग्स से फिर हम ट्रैकिया की बात करेंगे, और ट्रैकिया को फिर बाइफरकेट करके हम ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, मतलब कि हम लंग्स के अंदर एंटर कर गए उसके बाद। ठीक, फिर हम एल्विलाई तक जाएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या क्या होने वाला है। यानी सबसे पहले हमें इस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्टार्टिंग करनी है, जो कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होगा, नोज से स्टार्ट होगा। और ये जो नोज का पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेजल पासेज। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है जो हमारे नोज के एरिया में है दैट इज कॉल्ड नेजल पासेज। और हमारा जो ये नेजल पासेज है, जो हमारा नोज है, इसको हम लोगों ने 3 एरिया में डिवाइड कर दिया। पहले हमारे स्टार्टिंग का पोर्शन हो गया, फिर मिडिल पोर्शन हो गया, और फिर इसका डिस्टल पोर्शन हो गया। ठीक है, और इनको क्या क्या नाम दिया हम लोगों ने, तो जो स्टार्टिंग का पोर्शन है जिसमें कि डायरेक्ट हमारी जो एयर, कोई भी एयर जो हमने इनहेल किया है वो एक्सटर्नल लेयर से होकर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक, और जो फर्स्ट पार्ट जो बाहर से विजिबल पार्ट होता है, इसमें हेयर पाए जाते हैं, ग्लैंड पाई जाती है, ऑयली सिक्रीशन हो रहा है, तो ये जो आपका सबसे प्रॉक्सिमल जो हिस्सा है ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर जोन, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर जोन। उसके बाद ये वेस्टिबुलर जोन के बाद कौन सी एरिया स्टार्ट होगी, तो उसको बोलेंगे हमारा रेस्पिरेटरी जोन। क्या हमारा ये रेस्पिरेटरी जोन हो गया ये हमारा। ठीक है, और रेस्पिरेटरी जोन के बाद की जो एरिया होगी दैट इज ऑल्फैक्टरी जोन। अब इनका इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपका जो सबसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जिसको आप वेस्टिबुलर जोन बोल रहे हो, या फिर ये जोन जो कि आपको बाहर से विजिबल हो रहा है, इसमें आपको हेयर्स दिख रहे हैं बच्चे, दैट इज योर वेस्टिबुलर जोन। इसमें आपको हेयर मिलेंगी, स्किन है, सेबेसियस ग्लैंड है जो कि ऑयली सिक्रीशन कर रहा है। क्या काम है इन ऑयली सिक्रीशन का, इन हेयर का क्या काम है, तो सर ये सबसे प्रॉक्सिमल मोस्ट हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा है सर, जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। और एनवायरमेंटल एयर जो हम लोगों ने इनहेल किया है, उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल है, जो फॉरेन पार्टिकल है, उनको इधर ही आगे हमने क्या कर दिया, रोक लिया, यहीं पर ट्रैप कर दिया उनको। और इसको बाहरी रोकने के लिए क्या कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर हेयर्स लगा रखे हैं, ऑयली सिक्रीशन कर रहे हैं, सेबेसियस ग्लैंड डाल रखी है जो कि ऑयली सिक्रीशन करेंगे। वो ऑयली सिक्रीशन क्या करेंगे, वो इन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, और हेयर है वो भी ट्रैप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा पार्ट जो है फर्स्ट, इसका क्या काम है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है, इस रेस्पिरेटरी जोन में क्या किया हम लोगों ने, तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी और इसके बाद जो ऑल्फैक्टरी जोन है बच्चे, इसमें क्या होता है, वेरी रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और वो ब्लड सप्लाई क्यों दे रखी है, इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि सर हम जो बाहर से एयर जो इनहेल कर रहे हैं, वो एयर हो सकती है बहुत ज्यादा गर्म हो, वो एयर हो सकती है बहुत ज्यादा ठंडी हो, और ऐसी बहुत ज्यादा गर्म एयर और बहुत ज्यादा ठंडी एयर अगर ऐसे इस एयर को डायरेक्टली अगर हम इनहेल कर ले गए, और इनको डायरेक्टली अगर हम लोगों ने अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक लंग्स तक पहुंचा दिया, एल्वियाई तक पहुंचा दिया, तो सर वहां तो बहुत ही डेलिकेट से स्ट्रक्चर है सर, वो थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये क्या करेंगे, उसको डैमेज कर सकते हैं।
तो हमने जो भी बाहर से एयर इनहेल किया है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा है तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एयर, एनवायरमेंटल एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए हमने क्या किया, हमारे इस रीजन में, हमारे जो नेजल एरिया है बच्चे, नोज में वेरी रिच ब्लड सप्लाई दे रखी है। ठीक है, और वेरी रिच ब्लड सप्लाई होने की वजह से क्या होगा सर, वहां से फिर वो एक्सचेंज, गर्मी ठंडी, वो ह्यूमिडिफाई कर देगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई दे रखी है। उसके साथ साथ और क्या किया हमने, तो इनकी लाइनिंग कर रखी है। किस चीज से लाइनिंग कर रखी है हम लोगों ने, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आप तो पीएससीसीजी याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे आ जाएगा वो। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जो हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एक तरह की सिंपल एपिथेलियम होती है, शायद आपको पता है, सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये इस चीज की लाइनिंग यहाँ पर। और कैसा है, ये सिलिएटेड है। क्यों सिलिएटेड किया, क्योंकि सर यहाँ पर हेयर नहीं है ना, हेयर वाला रीजन तो इधर है हमारा, यहाँ पर अब सीलिया लगा दी हम लोगों ने। ठीक है, अब सीलिया क्यों लगाई सर, सर थोड़ा बहुत जो डस्ट पार्टिकल ना हो सकते हैं, जो फाइन डस्ट पार्टिकल है वो इस हेयर में भी ना रुके। ठीक है, हेयर में भी ना रुके तो वो अंदर चले गए। अब अंदर चले गए तो वहां पर सीलिया लगा रखे सर, सीलिया उनको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके ट्रैप कर लेगी, और ट्रैप करने के बाद हमारी जो नेजल सीलिया है, नेजल सीलिया जो भी डस्ट पार्टिकल ट्रैप करती हैं, वो क्या करती हैं, उस डस्ट पार्टिकल को अंदर की तरफ भेजती है। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल को अंदर की तरफ भेजती है, कहां पे, टुवर्ड फेरिंग्स। तो ये जो नेजल सीलिया है, यहाँ पर जो नेजल सीलिया पाई जाएंगी, ये डस्ट पार्टिकल को कहां भेजेंगे, टुवर्ड फेरिंग्स। ये एक चीज आपको याद रखनी बच्चे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेजल सीलिया दे पासेस म्यूकस इन, ठीक है, दे पासेस म्यूकस इन टुवर्ड फेरिंग्स। ठीक है, अब क्यों इधर भेज रहे हैं वो बात की बात है, देखेंगे अभी हम। तो इधर इन्होंने भेज दिया सर, सही है सर, अंदर ही भेजना चाहिए, क्योंकि अगर फेरिंग्स के रीजन में आ गया ना तो हम क्या करेंगे, स्पूटम के साथ उसको बाहर निकाल देंगे। अगर उन्होंने आगे भेज दिया तो आगे भेजने का कहां जा रहे हैं सर, वो सर हेयर्स में जा रहे हैं सर, वो फाइन डस्ट पार्टिकल फिर वहीं फंसे रह जाएंगे। ठीक है, फिर कहां से बाहर आ रहे हैं वो, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, उनको फेरिंग्स एरिया में भेजा, अंदर की तरफ भेजा, सीलिया को बीट करा के। ठीक है, और यहां से बाहर निकाल देंगे स्पूटम से। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि दे पासेस म्यूकस इन। उसके बाद का जो रीजन है उसको हमने क्या बोल दिया, ऑल्फैक्टरी जोन। ठीक है, इसके पास, इसके बाद, इसके डिस्टल जो रीजन है हमारा नेजल पासेस का, दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी जोन। और ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी जोन होता है, इस ऑल्फैक्टरी जोन में जो एपिथेलियम लगा रखी है हम लोगों ने, यहाँ पर तो हम लोगों ने सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लगा रखी है। इस जोन में हमारे जो एपिथेलियम होती है उसमें वो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है। सर न्यूरोसेंसरी का मतलब क्या हुआ, न्यूरोसेंसरी का मतलब हुआ हमारी एपिथेलियम के साथ कांटेक्ट में आफरेंट न्यूरॉन है। क्या है, आफरेंट न्यूरॉन है, जो कि स्मेल के सेंसेशन को लेके कहां जाएंगे, हमारी ऑल्फैक्टरी एरिया में लेके जाएंगे, ब्रेन की। ठीक है, तो ये जो एरिया हमारा जो ऑल्फैक्टरी जोन है, ये ऑल्फैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, ऑल्फैक्शन के लिए। और ये कहां पर है, अगर गौर कर रहे तो ये देखो मैंने नीचे इसको नीचे गिरा दिया ना यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे मैंने नीचे कर दिया इसको, तो ये कुछ ऐसे एयर आती है, ऐसे नीचे नीचे निकल के हमारी फेरिंक्स के रीजन में, फेरिंक्स से फिर आगे का पोर्शन भी हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम एक एक छोटे छोटे पोर्शन में पढ़ रहे हैं सारी चीजों को। तो इसको हमने नीचे कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर है, तो जो भी एयर आएगी वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, देख रहे हो। यानी सर एक बात समझ आई सर, नॉर्मल कंडीशन में इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जा रही है। ठीक है, इसीलिए जब आपको कोई चीज महकनी होती है, उसकी स्मेल लेनी है, क्या करते हो, ऐसे करते हैं ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो हमारा रिफ्लेक्स है। आपको कोई भी चीज महकनी हो, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ऐसे करने पर सर ज्यादा से ज्यादा एयर यहां पर जाएगी ऑल्फैक्टरी। नॉर्मल कंडीशन में 5 से 10% एयर जा ही रही है, इसीलिए हमें नॉर्मली फील नहीं हो रही उसकी स्मेल। ऐसे क्या हुआ, ज्यादा एयर ऊपर वाले एरिया में गई सर, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को जाएगी, जिससे कि हमें वो उस स्मेल का सेंसेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इसकी स्मेल की। चलिए अब दूसरी बात और क्या है, ये जो हमारी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं, फिर इसी को हम स्निडेरियन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और स्निडेरियन मेम्ब्रेन या फिर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है, ऑल्फैक्शन के लिए, स्मेल के सेंसेशन के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, और यहीं से एसोसिएटेड एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है बोमन्स ग्लैंड। सर क्या काम है इस बोमन्स ग्लैंड का, तो सर ये बोमन्स ग्लैंड जो है ये सिक्रीशन करती है। सर क्या कर रही है, सर ये सिक्रीशन कर रही है। सर क्या काम है इस सिक्रीशन का, तो इसका काम ये है सर कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ये ऑल्फैक्शन का सिस्टम है, ये ड्राई एयर को कभी स्मेल नहीं कर सकता। हम ड्राई एयर को स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है,
और जब ड्राई एयर को नहीं स्मेल कर सकते यानी हमें क्या करना पड़ेगा, उस एयर को वेट करना पड़ेगा। तो उस कोई भी एयर जो एंटर कर रही है उसको वेट करने को, हमेशा तो वेट एयर मिलती नहीं है हमें, ठीक है, ड्राई एयर भी तो चाहिए ना हमारे में। तो ये जो ड्राई एयर हम लोगों ने इनहेल किया है, नेजल पासेस में गई है, उसको वेट करने के लिए लगा रखा है बोमन्स ग्लैंड यहाँ पर। वो क्या करेगी, वो जो ड्राई एयर है अपना सिक्रेशन देगी, वो वेट हो जाएगा, और वेट होने के बाद ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहाँ से सेंसेशन लेकर पहुंच गए ब्रेन में, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा नेजल पासेज में क्या क्या हो रहा है। और ये हमारा जो नेजल पासेज है, ये नेजल पासेज कहाँ जाकर खुल गया, फेरिंग्स में, ठीक है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो इस फेरिंग्स के बारे में सारे कंपोनेंट देखे थे हम लोगों ने। ओरोफेरिंग्स का पार्ट देखा था, नेसोफेरिंग्स के पार्ट के बारे में बात किया था, हाइपोफेरिंग्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो हमारा फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स ये ऐसी एरिया है जहाँ पर हमारा ये माउथ, देखिए माउथ की ओपनिंग हो गई हमारी, और ये हमारा ये नेजल एक्सटर्नल लेयर्स हो गई। तो ये नेजल ओपनिंग और ये माउथ की ओपनिंग दोनों ही जाकर एक कॉमन एरिया में खुल रहे हैं, दैट इज फेरिंग्स, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं हमारे जो फेरिंग्स इट इज द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड भी यहीं से पास हो रहा है, एयर भी यहीं से पास हो रहा है। और ये जो फूड और एयर यहाँ से पास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देख रहे हो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, देखिए ये नोज है हमारा, ये एक्सटर्नल लेयर्स हो गए, एक्सटर्नल लेयर्स आकर फेरिंग्स में खुलते हैं, किसके थ्रू, थ्रू इंटरनल लेयर्स। यहाँ पर जो इसकी ओपनिंग होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। तो इंटरनल लेयर्स के थ्रू ये आकर फेरिंग्स में खुल गए, और फेरिंग्स में जो एयर आई है उस एयर को कहाँ जाना है सर, उस एयर को जाना है ट्रैकिया में, विंड पाइप में जाना है। और ट्रैकिया की पोजीशन कुछ देख रहे हैं। और ये हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर, माउथ में जो हम लोगों ने क्या किया, फूड इंजेस्ट किया है, फूड के इंजेक्शन के बाद वो जो फूड आपका गया है फेरिंग्स में, उस फूड को कहाँ जाना है, हमारे इसोफेगस में जाना है। तो कहीं ना कहीं देखिए क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। और जब क्रॉस कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है सर, क्रॉस कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है ना कि जो हमारा फूड है, फूड इंजेक्शन के टाइम पे, स्वेलोइंग के टाइम पर, जब हम खाना निगल रहे हैं, निगलने के समय हो सकता है ये जो फूड है, ये फूड कहाँ चला जाए, फूड चला जाए विंड पाइप में। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा सर, विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगी, और विंड पाइप ब्लॉक हो गई मतलब सर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई बॉडी में, फिर डेथ, इट विल लीड टू डेथ। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारी बॉडी ने क्या मैकेनिज्म अपना रखी है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, जब हम खाना निगलते हैं तो निगलने के टाइम पर क्या होता है बच्चे, ये हमारी जो ये इंटरनल लेयर्स है, देखें ये इंटरनल लेयर हो गया, ठीक है। ये हमारे नेजल पासेस की ओपनिंग हो गई फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। वो एक्चुअली नेसोफेरिंग्स में खुलता है, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा जो इंटरनल लेयर है, ये इंटरनल लेयर, इसको क्या किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, जब खाना हम निगल रहे हैं, निगलने के समय पे ये यूवला, यहाँ पर एक फ्लैप होती है कनेक्टिव टिश्यू की, यूवला जो है, ये यूवला क्या करता है, कवर कर लेता है इसको। किसको कवर कर लिया गया सर, इंटरनल लेयर को कवर कर लिया गया यहाँ पर। और इसी तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है बच्चे, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम बोलते हैं क्या, एपिग्लॉटिस। कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लॉटिस। और ये स्वेलोइंग के टाइम पर क्या होता है, यूवला, यूवला ने कवर कर लिया किसको, इंटरनल लेयर को, और एपिग्लॉटिस कवर कर लेती है ग्लॉटिस को। और इस तरीके से हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, जब खाना निकलते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली ये फूड कहाँ एंटर हो जाता है, आपका जाता है इसोफेगस में, गलेट के थ्रू, इसोफेगस की ओपनिंग गलेट हो गई, इसके थ्रू ये चला गया खाना। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग रेट कितनी होगी, पूछा जाता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग रेट बताओ। तो सर स्वेलोइंग के टाइम पर ये पूरी पाइप बंद कर दी, इधर से इसको बंद कर दिया, इधर से इसको बंद कर दिया, तो पूरा जब सिस्टम ही ब्लॉक हो गया तो ब्रीदिंग रेट क्या होगी सर, जीरो, नो ब्रीदिंग, कुछ हो ही नहीं रही ब्रीदिंग के नाम पर, ठीक। तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग रेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। वही आपसे पूछा जाएगा क्या, एक पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग ईटिंग बताइए ब्रीदिंग रेट क्या होगा, तो खाते समय क्या होगा सर, तो खाते समय नॉर्मल होगी, जैसे हो रहे हैं वैसे ब्रीदिंग होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जब हम पार्टी में जाते हैं तो एक एक घंटे मुंह चलते रहता है, खाते ही रहते हैं, निपट जाते उतने में, तो ऐसा नहीं है सर। तो ड्यूरिंग ईटिंग क्या है, ईटिंग के समय ब्रीदिंग रेट इज नॉर्मल, याद रखने के लिए याद रह जाएगा हमको। और स्वेलोइंग के टाइम पर ये मैकेनिज्म हमने समझी, उस समय पता चल गया स्वेलोइंग के टाइम पे ब्रीदिंग रेट जीरो हो जाएगी। स्लीपिंग के टाइम पे क्या होगा सर, मिनिमम होगा, क्यों सर, बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज्यादा उस टाइम पर, सब कुछ रेस्ट में है, तो ब्रीदिंग रेट इज मिनिमम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो लिख लेते हैं इसको। फेरिंग्स क्या, हमारा जो बकोफेरेंजियल कैविटी है, फेरिंग्स को बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी इज द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। और ड्यूरिंग स्वेलोइंग क्या होगा, एपिग्लॉटिस, वो ग्लॉटिस को कवर कर लेगी, और यूवला
इंटरनल नॉस्ट्रिल कवर कर लेगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है हमारी, जीरो हो गई। इसलिए बोला कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग रेट इज जीरो, ठीक। और ड्यूरिंग स्लीपिंग ब्रीदिंग रेट इज मिनिमम एंड ड्यूरिंग ईटिंग ब्रीदिंग रेट इज नॉर्मल। हमने बच्चे नेजल पासेस के बारे में बात कर लिया। एनवायरमेंटल लेयर्स को हम लोग डायरेक्टली कहाँ से इनहेल किया, नेजल एक्सटर्नल लेयर से इनहेल करके उसको नेजल पासेस में लेकर आए। नेजल पासेस से फिर हमने उसको फेरिंग्स में भेज दिया था अभी, ठीक है। फेरिंग्स से फिर हमें पता है कि उसको ट्रैकिया में लेके जाना है, ट्रैकिया से फिर उसको लंग्स में लेकर जाएंगे। लेकिन अगर ये बात करें हमारी ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ट्रैकिया की ओपनिंग पर ही यहाँ पर एक और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक। और इस लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। और ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है आपका, जिसका काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना, फोनेशन के लिए। इट इज फॉर फोनेशन, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ये लैरिंग्स, ठीक है। यानी हमें पहले इस लैरिंग्स के बारे में बात करना पड़ेगा और फिर हम बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। तो जब इस कार्टिलेजिनस बॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो ये 4 तरह के कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। ये कौन कौन से कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये 4 तरह के कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है बॉक्स है। अगर नंबर की बात करें तो थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, ये जो है हमारा, ये जो सी शेप कार्टिलेज है सामने जो दिख रहा है, ये सी शेप कार्टिलेज, यही लैरिंग्स है हमारे। और ये जो सी शेप कार्टिलेज दिख रहा है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है जो कि सी शेप हो गया आपको। और इसके नंबर की बात करेंगे सर 1 ई नंबर एक ही है सर, सामने दिख रहा है सर, एक ही है, इट इज 1 ई नंबर। उसके बाद दूसरा हमारा है क्रिकोइड कार्टिलेज। और क्रिकोइड कार्टिलेज की बात करें तो कैसा होता है सर, सिग्नेट शेप होता है, सिग्नेट, ठीक है, रिंग शेप, सिग्नेट शेप है ये, रिंग शेप, सिग्नेट रिंग शेप हो गया ये, ठीक है। वहीं हमारे जो है एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये पिरामिडल शेप होते हैं, पिरामिडल शेप 2 ई नंबर, 2 है नंबर में ये। और ये जो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये राउंडेड कार्टिलेज होते हैं एंड दे आर आल्सो 2 ई नंबर। और ये सारे के सारे चारों ही क्या है, कार्टिलेज हैं। और इनके नेचर के बारे में बात करें अगर, तुम्हारा जो ये थायराइड कार्टिलेज है ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है एक तरह। और ये हमारे जो क्रिकोइड कार्टिलेज, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज है। एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये भी आपके हाइलाइन कार्टिलेज है। और ये जो आपका कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है बच्चे, इट इज इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज एन इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो उससे आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा कि कौन सा इलास्टिक कार्टिलेज है, कौन सा हाइलाइन कार्टिलेज है, हमारे एक ही साथ सारे याद हो जाएंगे। अभी टिप ऑफ नोज के बारे में बात करेंगे, ईयर पिना के बारे में बात करेंगे, एपिग्लोटिस, वो भी तो कार्टिलेज था, उसका भी पर्टिकुलर कोई नेचर होगा। तो अभी एक ही साथ लिख लेते हैं कौन सा किस कार्टिलेज का बना होता है, चलिए। और ये जो हमारा वॉइस बॉक्स लैरिंग्स है बच्चे ने, इस लैरिंग्स के अंदर ही पाया जाता है वोकल कॉर्ड। इस लैरिंग्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको, वोकल कॉर्ड। अब ये पूरा अरेंजमेंट हमें जानने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से थायराइड कार्टिलेज अरेंज है, किस तरीके से क्रिकोइड कार्टिलेज अरेंज है, किस तरीके से रेटिनोइड कार्टिलेज अरेंज है, ठीक है। उतना हमसे पूछा ही नहीं जाएगा कभी। हम डायरेक्टली बात करेंगे वोकल कॉर्ड के बारे में। वोकल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, इस लैरिंग्स के अंदर भी वो स्ट्रक्चर जो कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, वोकल कॉर्ड। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसी कार्टिलेजिनस बॉक्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और हमारे लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, दूसरे बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है साउंड प्रोडक्शन के लिए, फोनेशन के लिए, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोनेशन। और किसका बना है ये, येलो फाइब्रस, ठीक है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है आपका ये, कौन सा हमारा ट्रू वोकल कॉर्ड। और ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इट इज नॉट अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये हमारा ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है मॉइस्चराइज करना, ठीक है, मॉइस्चराइज करना। सर अगर हम इस फॉल्स वोकल कॉर्ड को निकाल दें तब भी हम बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल लेंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि सर ये मॉइस्चराइज कर रहा है, तो जब ये मॉइस्ट नहीं रहेगा सरफेस तो लंबे समय तक काम नहीं करेगा वो। अगर हम ट्रू वोकल कॉर्ड को निकाल दें तो बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मेन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कौन है, ट्रू वोकल कॉर्ड। और ये हमारा वाइट, हमारा जो ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है ये मॉइस्ट करने के लिए, मॉइस्चराइजेशन के लिए उसके। कहीं कहीं आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिल रहे थे, कहीं कहीं आपको हाइलाइन कार्टिलेज मिल रहे थे। तो बस इतना याद रख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा आप टिक कर देना कि सारे बाकी हाइलाइन कार्टिलेज है। तो अगर हम ईयर पिना की बात करें वो भी आपका इलास्टिक कार्टिलेज है। टिप ऑफ नोज, एपिग्लोटिस और कार्टिलेज ऑफ सेंटिरोनी, ये 4 जगह है जहाँ पर आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिलेंगे, बाकी हर जगह पर आपको हाइलाइन कार्टिलेज मिलेंगे। इसमें से क्वेश्चन आपसे ये टिप ऑफ नोज, ईयर पिना, एपिग्लोटिस यही में पूछा जाने वाला है। तो ई फॉर एपिग्लोटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, ई फॉर ईयर पिना, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं।
तो लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद का जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो पार्ट है दैट इज ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स किसमें खुल रही है, जो एयर आपकी लैरिंग से पास होगी वो जाकर डायरेक्टली ट्रैकिया में जाएगी वो, ठीक है। तो ट्रैकिया की बात करें तो ये कैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ये देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो कार्टिलेजिनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारी ट्रैकिया है, इसको हम लोगों ने, इनकी जो वॉल है, ट्रैकिया की जो वॉल है उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज पाए जाते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। और जो हाइलाइन कार्टिलेज की रिंग होती है बच्चे, वो सी शेप्ड होती है। सी शेप का मतलब क्या हुआ, सी शेप का मतलब हुआ सर कि एक तरफ से खुला रहेगा वो, सी से भी बना ओ हो जाएगा तो कंप्लीटली पूरा बंद हो गया। सी शेप का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से खुला हुआ है वो। और कहाँ से खुला रहेगा, तो वेंट्रल साइड में तो कवर्ड है ये, और डॉर्सली इनकम्प्लीट, मतलब ये जो सी है ना इसका, ये जो ओपन पोर्शन है वो डॉर्सल साइड में खुला हुआ है। तो अब आपसे पूछा ये जाएगा कि क्या जरूरत आ गई इनको सी शेप्ड कार्टिलेज लगाने की ट्रैकिया की वॉल में, क्यों नहीं हमने पूरा सर्कुलर कार्टिलेज लगा दिया, ओ शेप्ड क्यों नहीं लगा दिया यहाँ पर। तो हमें पता है कि हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कर रहे हैं तो नॉर्मल अमाउंट में एयर जा रही है हमारे लंग्स के अंदर। लेकिन जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, एक बार में अगर हमें बहुत ज्यादा एयर भरनी होती है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा एयर एंटर करेगी ट्रैकिया में। और ज्यादा एयर जब एंटर करेगी, नॉर्मल ज्यादा एंटर करेगी, तो ये ट्रैकिया जो है बच्चे, जो पाइप है, ये पाइप भी क्या करेगी, ये पाइप भी आपकी डिस्टेंड करेगी, फैलेगी, ठीक है, ये पाइप आपकी फैलेगी। और अगर हमने इसको क्या किया, ये ऐसे ओ शेप्ड अगर इसमें कार्टिलेज लगा दिए इस पाइप में, तो फिर ये पाइप फैल नहीं पाएगी, क्योंकि चारों तरफ से तो घिरी हुई है। अगर आपने ओ शेप्ड कार्टिलेज लगा दिया ऐसे, तो क्या होगा, चारों तरफ से घिरी हुई, वो चारों तरफ से कवर कर लेगा ओ शेप्ड कार्टिलेज। तो फिर जब ये फैलना चाहेगी, तो ये आपकी जो पाइप है ये फैल नहीं पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी ट्रैकिया जो है उस समय कोलैप्स हो सकती है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलेज लगा दी बच्चे, सी शेप, सी शेप लगा दी तो क्या हो जाएगा, वो डॉर्सली इनकम्प्लीट हो गया। डॉर्सली इनकम्प्लीट होने की वजह से अब जब उस ट्रैकिया को फैलने की बारी आएगी, ठीक है, जब वो डिस्टेंट होना चाहेगी, तो इजिली वो क्या कर सकती है, वो डिस्टेंट हो सकती है, वो फैल सकती है, ठीक है, क्योंकि वो सी शेप कार्टिलेज आपके उसको अलाउ करेंगे एक्सपेंशन में। चलिए, अगर हम देखें इस ट्रैकिया की लेंथ की बात करें, तो ट्रैकिया की लेंथ लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। और एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रा, T5 जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, T5 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ये जो हमारी ट्रैकिया है वो बाइफरकेट, तो हमारी जो ट्रैकिया बच्चे क्या हो गई, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में बाइफरकेट हो गई एट द लेवल ऑफ T5। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि हमारे राइट और लेफ्ट लंग में किस लंग के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि राइट लंग या फिर लेफ्ट लंग, किसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे इस डायग्राम में रखा हुआ है। देखिए, अगर ये हम राइट ब्रोंकाई की बात करें, तो राइट ब्रोंकाई जो है वो आपकी ट्रैकिया के लाइन ऑफ अलाइनमेंट में, देख रहे बच्चे। वही जब हम लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करेंगे तो ये थोड़ा है ज्यादा एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से इसके लाइन ऑफ अलाइनमेंट में नहीं है। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल अगर आपने इनहेल कर भी लिया, तो उस फॉरेन पार्टिकल के राइट लंग में जाने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू लेफ्ट लंग के। इसलिए हमारे राइट लंग में इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें सर, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जब इनर वॉल के बारे में आप बात करोगे तो बोलते हैं सर इसकी इनर वॉल में हमने सीलिया लगा रखी है, ट्रैकिया की इनर वॉल में हमने सीलिया लगा रखी है। और उस सीलिया की वजह से जब इस एपिथेलियम की नेमिंग करेंगे तो वही जो आप पढ़ गया हो, PSCCG, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, वही एपिथेलियम हमारे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सीलिया लगी है, तो सीलिया क्या करेंगे, वो सीलिया डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगे, ट्रैप करने के बाद उसको मूव करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ट्रैकिया की जो सीलिया है वो डस्ट पार्टिकल को कहाँ भेजती हैं, अंदर भेजती हैं कि बाहर भेजती हैं। तो सर हमें पता है सारे के जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, उन डस्ट पार्टिकल को हमें अपने फेरिंग्स के रीजन में एक्यूमुलेट करना है, ताकि स्पुटम के साथ उसको हम एक्सपेल आउट कर सकें बॉडी के, ठीक है। तो हमारी जो नेजल सीलिया थी, वो नेजल सीलिया तो क्या कर रही थी, डस्ट पार्टिकल को टुवर्ड फेरिंग्स भेज रही थी, मतलब कि अंदर की तरफ भेज रही थी। अब ट्रैकिया के डस्ट पार्टिकल को अगर आपको भेजना है तो कहाँ भेजेंगे, आउटसाइड, कहाँ पे, आउटसाइड, टुवर्ड फेरिंग्स, ठीक है। सबको फेरिंग्स की तरफ भेजना है, तो ट्रैकिया वाले बाहर की तरफ भेजेंगे और हमारे नेजल पासेस वाले अंदर की तरफ। तो एक ये क्वेश्चन हो गया कि जो हमारी ट्रैकियल सीलिया होती है, दे पासेस म्यूकस आउट, ठीक है, और नेजल सीलिया पासेस म्यूकस इन, सबको भेजना है टुवर्ड फेरिंग्स, ठीक है। तो ये हमारी ट्रैकिया की बात होगी, लिख लेते हैं, और इट इज लाइंड बाय PSCCG and the tracheal cilia passes mucus out, ये हमने देख लिया। And in the wall of the trachea C-shaped,
ठीक है, और वो सी शेप कहां से ओपन है, डोर्सली इनकम्प्लीट, सी शेप डोर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग यहां पर प्रेजेंट होती हैं, दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, ये रीजन हमारा हो गया।